नमस्कार। ज्ञान विहार द्वारा आयोजित हिंदी माध्यम की विज्ञान विषय की ऑनलाइन कक्षाओं में मैं हेमंत कुमार भार्गव आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हमारा टॉपिक चल रहा था रक्त, है ना। तो रक्त को अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज उसके बारे में जानकारियाँ प्राप्त करेंगे कि हमारे शरीर के लिए किस प्रकार ये काम करता है, किस प्रकार से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और रक्त वास्तविक रूप में क्या है। तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते चलिए। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए रक्त, ठीक है ना, ब्लड। अब देखिए, रक्त के बारे में हमने पूर्व कक्षाओं में जो चर्चा की थी उसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि वो क्या है, उसके बाद अपन उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने रक्त को देखा था कि रक्त क्या है, तो हमने समझा था तरल संयोजी उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक है, जिसमें हमने चर्चा की थी कि तरल उसकी अवस्था का नाम है, यानी कि स्टेट का नाम है, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर संयोजी का मतलब होता है जोड़ने वाला, कनेक्टिव करने वाला। और तीसरे नंबर पर था उत्तक, जो क्या था? समूह था। किसका समूह था? सेल्स का। तो कोशिका के समूह को हमने क्या नाम दिया था? उत्तक नाम दिया था। ये जानकारियां हमने ली थी रक्त से संबंधित, ठीक है। आज हम इस टॉपिक को थोड़ा और आगे करते हुए जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो ध्यान रखिएगा छोटे छोटे प्रश्नों के हिसाब से। सबसे पहले तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। पीएच का पूरा नाम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उषांश ऑफ हाइड्रोजन था, जिसको बाद में तब्दील किया गया, बदला गया और उषांश की जगह शब्द काम में क्या आया? पावर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए 7.4 क्या है? 7.4 के आधार पर ये कैसा हुआ? हल्का क्षारीय। तो यहां से आप एक कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लें। वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, एक पीएच स्केल होती है, ठीक है ना। इस तरह से पीएच स्केल एक बनी हुई रहती है। इस पीएच स्केल पर पैमाने माने गए अलग अलग प्रकार के। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बीच में है वो तो रहता है 0, सॉरी बीच में रहता है 7, यहाँ रहता है 0 और यहाँ रहता है 14। तो 0 से लेकर 14 तक एक बनी हुई एक पीएच स्केल है, जिसमें आप ध्यान रखना 0.1 से लेकर 6.9, ठीक है ना, 6.9 तक तो क्या होते हैं? सभी के सभी कैसे होते हैं? अम्ल होते हैं। 7 पर जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है, ठीक है ना। और 7 से लेकर 7 से ज्यादा परंतु 14 से कम क्या होता है? क्षार होता है, जिसको अपन क्षारीय के रूप में जानते हैं। अब रक्त का पीएच मान जो कि क्या है? 7.4 है। कितना है? 7.4। तो इसी कारण इसको क्या कहा गया है? हल्का क्षारीय कहा गया, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हम केमिस्ट्री के पार्ट में देखेंगे। ये क्या है? फिलहाल आप ध्यान रखें कि रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4, जो क्या है? हल्का क्षारीय। क्लियर है यहाँ तक? तो रक्त क्या हो गया? तरल संयोजी उत्तक हो गया, ठीक है ना। उसकी अवस्था है जोड़ने वाला, ये समूह कोशिकाओं का। पीएच मान 7.4, हल्का क्षारीय। क्लियर है यहाँ तक का? अब इसके आगे अपन और देखते हैं कि और क्या क्या, कि इसका निर्माण कहाँ कहाँ होता है। तो 2 पॉइंट में इसको और समझ लें ताकि अपनी और स्टोरी बढ़ती रहे। देखो, इसमें कुछ लोग ये मानते हैं कि 0 से लेकर 7 होता है, लेकिन 7 पर तो टोटली न्यूट्रल हो जाएगा ना, इसलिए उस कॉन्सेप्ट से 6.9 आता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब आप देखिए इसका निर्माण कहाँ होता है। तो देखो, इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? रेड बोन मेरो, ठीक है ना। ये निर्माण रक्त का किस अवस्था में होता है? तो उसका आप ध्यान रखें, जब व्यक्ति वयस्क अवस्था में होता है, ठीक है ना। क्लियर? लेकिन जब बच्चा होता है, नवजात शिशु होता है अथवा भ्रूण अवस्था में होता है, तो इस दौरान रक्त का जो निर्माण है वो प्लीहा नामक एक संरचना है शरीर में, वहां पर होता है, ठीक है ना। जैसे हमारे शरीर में आमाशय यकृत है, उसी प्रकार से संरचना है प्लीहा। और ये भी क्या है? एक संरचना का नाम है। तो रक्त का निर्माण 2 जगह पर होता है। वयस्क अवस्था में कहाँ होता है? इन रेड बोन मेरो, ठीक है ना। और जब नवजात और शिशु अवस्था या भ्रूणावस्था में होता है गर्भधारण के दौरान, तो उसका निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में होता है। क्लियर है यहाँ तक का? उसके बाद देखिए और क्या है। उसके बाद अगर अपन चर्चा करें तो रक्त जो है ना, ये क्या करता है? मेन काम इसका क्या है? पोषक पदार्थों का परिवहन करना। पोषक पदार्थों का परिवहन। अब पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं?
इसकी चर्चा अपन कर चुके हैं। पाचन जब पढ़ा था अपन ने तब देखा था कि जैसे मान लो विटामिन ए मिला है तो उसको उस स्थान तक पहुंचाना, प्रोटीन को उसके स्थान तक पहुंचाना जहां उसकी रिक्वायरमेंट है, कार्बोहाइड्रेट को उसके स्थान तक पहुंचाना। तो आवागमन का परिवहन संबंधी कार्य कौन करता है? रक्त करता है। क्लियर है? शॉर्ट टर्म से ये हुआ। अब आप देखिए रक्त के संगठन में अपन थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक और ध्यान रखना कि सामान्य व्यक्ति में रक्त की मात्रा क्या कितनी होती है, तो तकरीबन ऐसा माना जाता है 5 से लेकर 6 लीटर एक व्यक्ति में। जो वयस्क व्यक्ति है, बिना किसी रोग के ग्रसित है, रोग नहीं है उसमें, तो उस व्यक्ति में रक्त की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 5 से लेकर 6 लीटर। मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6, मैक्सिमम और भी हो सकता है पर इतना तो होना चाहिए। इसके आधार पर एचबी परसेंटेज भी इनके निकाले जाते हैं। ठीक है ना? क्लियर? अब आप देखिए एचबी का मतलब या हीमोग्लोबिन से, ठीक है ना? और हीमोग्लोबिन क्या है उसको भी आप क्लियर कर लो। हीमोग्लोबिन एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है, जो किस में पाई जाती है? रक्त में पाई जाती है। इसलिए तो आपने देखा होगा कि हीमोग्लोबिन जो रहता है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है? हीमोग्लोबिन ऑक्साइड बनाता है। Hb+O एरो HBO, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड इसको कहा जाता है। ठीक है ना? तो एक प्रकार की प्रोटीन है जो किस पाई जाती है? रक्त में पाई जाती है, जिसकी वजह से रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। क्लियर है? अब प्रश्न चाहे कैसे भी घूमे कि किस प्रोटीन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, तो दैट इज हीमोग्लोबिन, है ना? हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। कैसे भी आप समझ सकते हो उसको, किसी भी प्रकार से इसको देख सकते हो। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते रक्त के संगठन की ओर। रक्त का संगठन, तो देखिए रक्त का संगठन दो चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है ना? पहले नंबर पर इसको एक कॉन्सेप्ट चार्ट से अपन समझ लेते हैं। देखिए ये रक्त हो गया, इसके दो पार्ट बनते हैं। ठीक, पहले पार्ट में अपन ने क्या लिखा है? प्लाज्मा। ठीक है, और दूसरे नंबर पर इधर क्या आता है? रक्त कणिकाएं। क्या आता है? रक्त कणिकाएं। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा जो है बेसिकली इसमें पदार्थ तो दो होते हैं पर हम समझने के दृष्टिकोण से इसको 3 भागों में बांट रहे हैं। क्लियर है ना? सबसे पहले है इसमें जल, ठीक है, फिर इसमें है कार्बनिक पदार्थ, और उसके बाद इसमें कौन सा? तीसरे नंबर पर अकार्बनिक पदार्थ। तो 3 प्रकार हो गए इसके, 3 चीजों से मिलकर ये बना है प्लाज्मा, जो कि ओवरऑल ब्लड का कितना परसेंटेज होता है? 55%। अगर आप रक्त को 100% माने तो प्लाज्मा की जो क्वांटिटी है वो कितनी रहेगी? 55%। अब इस 55% में से जल जो रहता है वो रहता है 92%। कितना? 92%। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ दोनों मिलकर कितने होते हैं? 8%। तो 92 और 8 100 हो गए। 100 किसका परसेंटेज है? इस प्लाज्मा का है, और प्लाज्मा जो है रक्त का कितना है? 55%। क्लियर है? उस तरफ अगर अपन चर्चा करें तो रक्त कणिकाओं में 3 कणिकाएं होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आरबीसी, सेकंड वन इज डब्ल्यूबीसी, और थर्ड वन होती है प्लेटलेट्स। ठीक है ना? हिंदी में अगर अपन बात करें तो ये हो गई लाल रुधिर कणिकाएं। लाल रुधिर कणिकाएं। इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी, ठीक है ना? तो डब्ल्यू की जगह क्या आ जाएगा? व्हाइट, मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं, बात वही है। और लास्ट में है प्लेटलेट्स, जिसको अपन हिंदी में क्या बोल सकते हैं? डिम्बाणु। ठीक है ना? एक ध्यान रखना, बड़ी गलती अपन कर जाते हैं। यहाँ आरबीसी का मतलब रेड ब्लड कार्पल्स है, पर कुछ लोग इस सी का मतलब सेल पढ़ लेते, जो कि क्या है? गलत है। सही क्या है? कार्पल्स है, या हिंदी में कणिकाएं। जबकि आप अगर सेल का इस्तेमाल करते हो तो सेल का मतलब होता है कोशिका। ठीक है ना? तो वो एक गलत डायरेक्शन में चला जाता है। फिलहाल आप ध्यान रखें, रक्त को 2 भागों में बांटा गया, प्लाज्मा और दूसरे नंबर पर रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा जो है उसमें 3 मेन कंपोनेंट है, जल, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। रक्त कणिकाओं के 3 भाग हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है ना, रेड ब्लड कार्पल्स। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कार्पल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स या डिम्बाणु थर्ड नंबर पर। तो ये इसका संगठन हुआ। अब अपन एक एक करके इसकी थोड़ी चर्चा करते। देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो है एक वर्ड आया बुक के अंदर, द्रव्य, इसको आप क्लियर कर ले। ठीक है ना? 2 शब्द होते हैं, 2 विद्यार्थियों करीबी शब्द है द्रव। द्रव जब शब्द आता है तो दैट मीन्स अवस्था के बारे में बात हो रही, जैसे ठोस, द्रव और गैस। लेकिन अगर द्रव्य शब्द काम में आता है तो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, जिसको इंग्लिश में कैन कॉल मैटर।
मैटर कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये अंतर ध्यान रखें, द्रव अवस्था है, द्रव्य पदार्थ है। यहाँ वर्ड जो लिखा गया बुक में वो क्या है, द्रव्य। लेकिन रक्त के लिए अपन द्रव भी बोल सकते हैं, क्योंकि रक्त जो है वो क्या है, द्रव ही है, अवस्था उसकी द्रव है। आपने कभी सुना कि किसी का रक्त जमा हुआ है या किसी का रक्त जो है वो गैसीय अवस्था में है। अब अपन एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो चर्चा है, देखिए इसपे तो मेनली कुछ ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना। जल कंपोनेंट है, फॉर्मूले के रूप में H2O अपन बोल सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ जिसमें कार्बन मिला हुआ, ठीक है ना। अकार्बनिक पदार्थ, इनके अलावा जो शेष है, जैसे मान लो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सब पदार्थ कार्बनिक व कार्बनिक के रूप में मूल रूप से जो है वो इन तीन प्लेट्स, तीन चीजों के बारे में चर्चा है। तो अपन एक एक करके उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले आते हैं आरबीसी, हेडिंग लगा लीजिए आप, आरबीसी। देखिए पूरे नाम के हिसाब से अपन ने चर्चा कर ही ली कि आरबीसी का पूरा नाम क्या है, तो बता दिया था मैंने। हिंदी के हिसाब से बात करोगे तो लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है ना। और अगर इंग्लिश में बात करें तो रेड ब्लड कार्पस, ठीक है। ये तो पूरा नाम हुआ। अब आप देखिए इसके बारे में और क्या है। तो आरबीसी में जो है एक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। एक प्रोटीन पाई जाती है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट किया जाता है एचबी से। प्रतीकात्मक निरूपण क्या है उसका, एचबी से, ठीक है। जो मैं बता चुका हूं कि इसकी वजह से रक्त का रंग कैसा होता है, लाल। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आरबीसी जो रहती है वो आरबीसी कैसी होती है, रंगीन होती है, कलरफुल, ठीक है ना। रंगीन कोशिका है आरबीसी, क्लियर हो गया। फिर इसके जीवन काल को लेकर अगर अपन बात करें तो जीवन काल जो इनका रहता है वो रहता है 120 डेज, 120 दिन। कितना, 120 दिन। 120 दिन के बाद ये खत्म होती है और नई आरबीसी का निर्माण होता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि सामान्यतः में कहा जाता है कि प्रत्येक 3 माह के बाद रक्त का दान 3 से 4 महीने में कर देना चाहिए। तो एक महीने में एवरेज अपन 30 दिन माने, ठीक है ना। तो 4 महीने में कितने हो गए, 120 डेज। यानी कि 4 महीने बाद ये हमारे वैसे भी नष्ट होने वाली है, तो 4 महीने के अंतराल में आप रक्तदान कर सकते हैं, क्लियर। अब आप आइए थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। देखिए औसतन आयु हो गई, केंद्रक विहीन होती है, ये भी ध्यान रखिए आप, इसमें किसी प्रकार का केंद्रक नहीं पाया जाता, इस कारण ये कैसी होती है, केंद्रक विहीन होती है, क्लियर। अब थोड़ी सी चर्चा अपन डब्ल्यूबीसी से भी कर लेते हैं, तो यहां तक का क्लियर है। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या हो गया, व्हाइट ब्लड कार्पस, व्हाइट ब्लड कार्पस, ठीक है ना, क्लियर। सेकंड नंबर डब्ल्यूबीसी, हिंदी में लिख रहा हूं मैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है ना। तो ये इसका पूरा नाम हो गया, क्लियर। अब आप आगे चलिए, देखिए इससे क्या कहा जाता है, शरीर की सैनिक कहा जाता है, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। शरीर की सैनिक क्यों है, क्योंकि जब हमारे पर कोई रोगाणु हमला करता है, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिजन। 2 शब्द है, उसको क्लियर कर ही लो, ये आ गया। तो प्रतिजन बाहरी रोगाणु के लिए काम में आता है, ठीक है ना। जैसे कोई भी विषाणु हमारे पे हमला कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना हमला कर रहा है, तो कोरोना क्या है, प्रतिजन है, ठीक है ना, वायरस का एक रूप है। और प्रतिरक्षी क्या है, एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन है, जो क्या काम करती है, सुरक्षा का काम करती है, क्लियर है। तो शरीर के सैनिक कहा जाता है, जो रोगाणुओं से या प्रतिजन से हमारी क्या कर रही है, सुरक्षा कर रही है। इसलिए इनकी कोई निश्चित आयु नहीं होती, क्योंकि कभी भी जैसे कोई रोग ने हमला किया तो ये तुरंत उससे फाइट करेगी और इसकी डेथ हो सकती है। इसमें किसी भी प्रकार की प्रोटीन एक्स्ट्रा नहीं है, इसलिए ये कैसी पाई जाती है, रंगहीन पाई जाती है, कलरलेस। वो कलरफुल थी, रंगीन थी, ये रंगहीन है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक का। तो श्वेत रक्त कणिका है, वो केंद्रक विहीन थी, ये क्या होगी, केंद्रक युक्त होगी, केंद्रक युक्त होगी, ठीक है ना। ये जनरल अपन ने देखा। अब अपन इसके आगे थोड़ा और बढ़ते हैं, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर कौन सी बच गई, कौन से तीसरे नंबर पर है, बिम्बाणु। देखिए इसके बारे में और भी आ रखा है, मोनोसाइट्स वगैरह होती है, लिम्फोसाइट्स वगैरह होती है, पर मोटे मोटे तौर पर यह है, ध्यान रखना, महाभक्षक के रूप में। थर्ड नंबर पर यदि अपन चर्चा करें तो तीसरे नंबर पर है प्लेटलेट्स या रुधिर बिम्बाणु,
ठीक है ना। तीसरे नंबर पर क्या है, रुधिर विमाणु या प्लेटलेट्स, ठीक है ना। अब इसका मेन काम क्या है, तो मेन काम इसका क्या है, रुधिर का थक्का बनाना, रुधिर का थक्का बनाना। थक्का बनाने का मतलब समझ गए आप, जैसे किसी स्थान पर चोट लगी, तो चोट लगने के बाद, छोटी चोट लगने के बाद क्या होता है कि वहां से रुधिर का आना स्वतः ही बंद हो जाता है। तो ये क्या करती है, जैसे मान लो ये कोई एरिया था, है ना, चोट लगी, तो उसके बाद ये फाइबर जैसी संरचना बना लेती, और फाइबर जैसी संरचना बनाकर इसके रक्त के स्राव को क्या कर देती है, पैक कर देती, जिसको अपन बोलते हैं रुधिर का थक्का बनना। एक हार्मोन होता है, एक एंजाइम होता है प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से रुधिर का थक्का बनता है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए, और इसके अंदर क्या है, तो इसके जीवन काल को लेकर अगर अपन बात करें, तो इसका जीवन काल जो होता है वो होता है 10 डेज, 10 दिन के बाद ये समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। तो हमने अब तक जाना विद्यार्थियों रक्त की कंपोजिशन को लेकर चर्चा की थी, ठीक है ना। रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है, प्लाज्मा और उस तरफ था रुधिर कणिका। रुधिर कणिकाओं को पुनः 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इधर अगर अपन चर्चा करें तो प्लाज्मा, उसके बाद प्लाज्मा को डिवाइड किया गया था, और आगे तो जल, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ। ये हमारे आज के टॉपिक से संबंधित चर्चाएं थी। आप सभी का धन्यवाद। स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। धन्यवाद।